नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। आज हम कक्षा 11 के अंदर पढ़ेंगे सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए जो 10th से बच्चे 11th में आए हैं, उन लोगों के लिए नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है। देखिए, सेट थ्योरी, सेट का मतलब है आपका संग्रह करना, ग्रुपिंग करना। सेट बनाना मतलब कुछ चीज़ों को, एक ही प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा करके उनका संग्रह कर लेना, उनका सेट बनाना। उन चीज़ों के अंदर एक गुण होना चाहिए, एक ही प्रकार का एक गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग समूह आप लोगों ने सुने होंगे, ग्रुपिंग आपने सुनी होगी। सेट ये वही चीज़ है आपकी। गणित में भी हम लोग जो गणितीय अंक होते हैं उनके सेट बनाते हैं, वो भी वेल डिफाइंड होते हैं, सुपरिभाषित होते हैं, तो उसे हम सेट कह देते हैं। सुपरिभाषित का मतलब है, जैसे हम करें आपकी कि सभी विषम संख्याएं, अगर विषम संख्याओं का सबका कलेक्शन आप करें तो वो आपका एक सेट हो जाता है। इसी प्रकार से सम संख्याओं का आप कलेक्शन करें, 2, 4, 6, 8, 10, वो आपका एक कलेक्शन हो गया। प्राकृतिक संख्याओं का करें तो ये आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, जिसे आप एक नाम दे सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है सेट, समुच्चय। ठीक है। और ये जो हमने बताया आपको कि विषम संख्याएं हैं तो 1, 3, 5, 7, ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सेट थ्योरी। सबसे पहले सेट के बारे में मैंने आपको बताया, समुच्चय के बारे में। समुच्चय होता क्या है? समुच्चय मैंने आपको बताया कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सुपरिभाषित संग्रह, जिसे आप परिभाषित कर सकते हो, वो आपका समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित संग्रह, ये आपका एक सेट कहलाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब सुपरिभाषित में इसे यहाँ पे क्या मतलब है? सुपरिभाषित का मतलब है आपका, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप अपने स्कूल के सबसे बढ़िया 10 बच्चे चुनिए। अब सबसे बढ़िया 10 बच्चे का क्या मतलब है? आपको खुद को सबसे बढ़िया समझते हैं, या आप अपने दोस्त जो आपकी दोस्ती रखते हैं उन्हें आप सबसे बढ़िया समझते हैं, पर आपके टीचर जो हैं वो किसी और को अच्छा समझते हैं। ठीक है ना? तो वहाँ पर वो परिभाषित आप नहीं कर सकते कि ये सबसे अच्छे हैं, ये सबसे बेस्ट हैं। आपकी नज़र में हो सकते हैं, दूसरे की नज़र में वो बेस्ट ना हो, सबसे अच्छे ना हो, तो आप उसे परिभाषित नहीं कर सकते, तो वो सेट नहीं हो पाएगा, सेट नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो जिन्हें हम परिभाषित कर सकते हो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन आपका सेट कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो हमने कहा कि इस सेट के अंदर, जैसे सेट को प्रदर्शित करने के लिए आप क्या करते हैं, बड़े अक्षरों का, कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, A, B, इस तरीके से आप इनका यूज करते हैं किसी भी सेट का नाम रखने के लिए। और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आप स्मॉल में डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल में दिखा सकते हैं, या न्यूमेरिक भी दिखा सकते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी वो भी आप दिखा सकते हैं। जैसे कि लिखने का तरीका है इसे, A = A आपका एक सेट है, यहाँ पर आप यूज करेंगे हमेशा महिला ब्रैकेट। ठीक है। और A, B और C, इस तरीके से। ये इसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट ले लिए। A के अंदर A एक सेट हो गया, A, B, C इसके तत्व हो गए। तो यहाँ पर अगर हमें लिखना है कि B इसका एक तत्व है, तो उसके लिए हम लिखते हैं, साइन यूज करते हैं, B belongs to A। इस तरीके से हम यूज करते हैं। अगर हमें पता है कि कोई तत्व जो है वो A से बिलोंग नहीं करता, जैसे D है, D तो इसमें नहीं है, तो आप लिखेंगे D not belongs to A। ये belongs to का साइन है। ठीक है। ये इसका एक अवयव है, अवयव कह सकते हैं आप इसे, तत्व कह सकते हैं, सदस्य कह सकते हैं। ठीक है। और B इस नाम से एलिमेंट कहेंगे कि B A का एक एलिमेंट है, या B belongs to A। ठीक है। कुछ आपके निर्धारित समुच्चय होते हैं जो पहले से ही परिभाषित हैं, जैसे R। R का मतलब है यहाँ पर
रियल नंबर सेट, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसी तरीके से आई यहां पर इमेजिनरी नंबर्स जो होंगे, जो काल्पनिक संख्याएं होंगी, उनका समुच्चय। ठीक है, इसी तरीके से z आपका पूर्णांकों का समुच्चय। इसी तरीके से यहां पे देखिए z को क्या होगा, आप दो अलग अलग सेट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, z प्लस लगा देंगे तो वो आपके पास धन पूर्णांक हो जाएंगे, और इसी तरीके से अगर आप z माइनस लगा देंगे तो वो आपके ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, r प्लस लगा देंगे तो वो धन वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, r माइनस लगा देंगे इसके ऊपर तो वो ऋण वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, q इसी तरीके से आपका कहलाता है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय। इस प्रकार से क्या आपसे ये पहले से ही कुछ डिफाइन है, जिन्हें हम डायरेक्टली यूज करेंगे आगे प्रश्नों में, तो वहां पर आपको समझ जाना है कि ये है क्या। ठीक है, आपकी बुक में भी ये दे रखे हैं, तो इन्हें अच्छी तरीके से आप समझ लें कि ये वास्तव में है क्या। ठीक है, एन यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं आपको बताइए, ठीक है, 1 2 3 4 जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो गिनती वाले नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, वो आपके काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेट आपके समझ में आ गया होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। तत्वों का सुपरिभाषित संग्रह, वो आपका समुच्चय कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, समुच्चय को लिखने की विधियां। समुच्चय को देखिए आप दो प्रकार से लिख सकते हैं, दो तरीके होते हैं किसी भी समुच्चय को लिखने के। एक होता है आपके पास रोस्टर मेथड, समुच्चय को लिखने के प्रकार। यहां पर आपके पास दो विधियां हैं। पहली है आपके पास रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि, इसे आप सारणीय विधि भी बोलते हैं। सारणीय विधि का मतलब है कि सभी एलिमेंट्स को आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा, उसमें हर एलिमेंट को आपको लिख के दिखाना पड़ता है, उसे सारणीय विधि, सारणी के रूप में आप उसे लिख देते हैं। दूसरा आपका होता है इसमें समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, अब इन दोनों विधियों को हम समझते हैं, सारणीय विधि या रोस्टर मेथड और समुच्चय निर्माण विधि। देखिए सबसे पहले हम रोस्टर मेथड की बात करते हैं। इसकी रोस्टर मेथड जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि एक आपका कोई सेट है और किस तरीके से है, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, अनंत तक जा रहा है। ये एंड सो ऑन का मतलब हो गया इसका अंत नहीं है, अंत ही नहीं है। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि इसके इन एलिमेंट्स का, इन तत्वों के अंदर एक विशेष गुण है, क्या, 1 3 5 7 9, ये सब हमने विषम संख्याएं ली है। ठीक है, तो ये आपकी हुई रोस्टर मेथड, जिसमें आपको हर एलिमेंट को लिख के दिखाना पड़ा। ठीक, दूसरी विधि है आपकी, यदि इसे ही हम समुच्चय निर्माण विधि से लिखते हैं तो हमें फिर भी सारे एलिमेंट नहीं लिखने पड़ते, हम चर रूप में से लिखते हैं। कैसे, a इक्वल्स टू x
सच दैट, x हमने एक वेरिएबल ले लिया, चर ले लिया है x सच दैट, इसका गुण लिख दीजिए जो गुण आपकी समझ में आ रहा है कि x एक विषम संख्या है। और बंद कर दीजिए इसे, ठीक है। तो ये गुण आपका जो आपकी समझ में आ रहा है क्या है, उसे उसके रूप में व्यक्त करना, वो आपकी समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है, ठीक है। एक हुई आपकी रोस्टर विधि जिसमें आपको हर एलिमेंट को सारणी के रूप में दिखाना पड़ेगा, लिख करके दिखाना पड़ेगा, और समुच्चय निर्माण विधि में आपको चर रूप में लिख के छोड़ देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट शायद आपकी समझ में आ गया होगा सेट्स के बारे में, सेट्स को लिखने का तरीका आपका। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, आपकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज आपकी क्या कहती है देखते हैं। एक मुख्य बात और है सेट के अंदर, इस सेट में जब आप सारणी विधि में लिख रहे हो, ये आपका रोस्टर मेथड जो होता है जब आप उसमें लिख रहे हो, समुच्चय निर्माण विधि में तो आपको एलिमेंट्स नहीं लिखने पड़ते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर रोस्टर मेथड में ध्यान रखेंगे कि कोई भी नंबर, कोई भी तत्व रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी सदस्य दो बार नहीं लिखा जाना चाहिए किसी भी सेट के अंदर, ठीक है। उसे एक ही बार आपको प्रयोग करना है। चलिए प्रश्नावली पर आते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली में आपको प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इन्हें देखिए करने वाले प्रश्न तो है नहीं है कॉपी पे, हम आपको समझाते हैं कि कैसे। सबसे पहला एक पार्ट इसमें दे रखा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। ये समुच्चय है या नहीं? देखिए जे से प्रारंभ होने वाले महीने आपके जो साल के अंदर आते हैं, जनवरी हो गया, ठीक है, जून हो गया, जुलाई हो गया, तो ये आपके महीने जो हो गए ये जे से प्रारंभ होते हैं। तो इस प्रकार से हम इन महीनों का सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो समुच्चय है, ठीक है ना। देखिए अगर हम बनाना चाहें रोस्टर मेथड में आप बना सकते हैं। पहले का फर्स्ट पार्ट हमने एक सेट बना दिया ए, दोनों विधियों से लिख सकते हैं आप, रोस्टर मेथड से भी लिख सकते हैं और समुच्चय निर्माण विधि से भी लिख सकते हैं। जनवरी, जून, जुलाई और फिर इसे बंद कर दीजिए। ये आपके तीन एलिमेंट इसके अंदर हो गए, ठीक है ना। इसे अगर हम रोस्टर मेथड में लिखना चाहें, है नहीं ये प्रश्न इसमें, फिर भी हम बात कर रहे हैं इसकी। अगर इसे ही रोस्टर मेथड में हम लिखना चाहें तो आप लिखेंगे x सच दैट, जो गुण इन्होंने दे रखा है, गुण इन्होंने क्या दे रखा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला वर्ष का महीना, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला, शुरू होने वाला वर्ष का माह यानी महीना, और इसे हमने बंद कर दिया। दोनों विधियों से आप इसे लिख सकते हैं। तो समुच्चय निर्माण हो रहा है, समुच्चय बन रहा है, समुच्चय है। दूसरा पार्ट इसका, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखिए वही प्रश्न आ गया। मैंने आपसे कहा कि अपने स्कूल के सबसे बेस्ट 10 बच्चों का नाम छाटिए, ठीक है। आपको तो खुद सबसे अच्छा लगता हो कि भाई मैं सबसे बेस्ट हूँ, पर क्या होता है कि आपका मॉनिटर बार बार बोर्ड पे आप ही का नाम सबसे पहले लिखता है। तो मॉनिटर की नज़र में आप बेस्ट नहीं है, पर आप अपनी नज़र में बेस्ट हैं, आपके दोस्तों की नज़र में आप बेस्ट हो सकते हैं। तो इसका कोई मापदंड नहीं है कि सबसे प्रतिभाशाली। मुझे प्रेमचंद अच्छा लगता है, आपको स्वीट मार्डन अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता हो, तो इसका कोई मापदंड नहीं है। तो आप ये सुपरिभाषित नहीं कर सकते कि जो आपने 10 लेखक लिखे हैं वही सबसे बेस्ट हैं, दूसरा कोई आगे कमी निकाल सकता है उसमें, तो ये समुच्चय नहीं बन सकता। तो यही आपको इसके औचित्य में लिखना है। जो औचित्य आपसे पूछा जा रहा है, इसका रीजन आपसे पूछा जा रहा है कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह करना सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसका कोई मापदंड नहीं है, ठीक है।
तीसरे पर आते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। फिर वही बात आ गई, 11 सबसे बढ़िया बल्लेबाज। मुझे विराट कोहली अच्छा लगता है, आपको MS धोनी अच्छा लगता है, किसी को रोहित शर्मा अच्छा लगता है, किसी को रिकी पॉन्टिंग अच्छा लगता है। तो इसका भी कोई मापदंड नहीं है कि सबसे बढ़िया 10 बल्लेबाज कौन से हैं या 11 बल्लेबाज कौन से हैं। चौथा पार्ट आता है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। सभी की बात आ गई इसमें। तो आपकी क्लास में अगर आपके 50 स्टूडेंट हैं, 50 बच्चे हैं आपके, तो सबका आप संग्रह बना सकते हैं। मान लीजिए आप 11th क्लास के बच्चे हैं, तो आप दोनों विधियों से इसे लिख सकते हैं। 11th क्लास के बच्चे या तो सबका नाम लिख लीजिए, 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 का नाम लिख लीजिए, ये आपकी सारणीय विधि हो जाएगी। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x such that x कक्षा 11 का एक छात्र है। तो दोनों विधियों से उसका निर्माण हो सकता है, सुपरिभाषित है। 11वीं ही क्लास का बच्चा हमें लेना है, तो 11वीं का एक सेट आपका बन सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं 5वें प्रश्न पे, इसके 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। बिल्कुल बन सकता है। 100 से कम वाली सभी प्राकृत संख्याएं लेनी है आपकी। प्राकृत संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं? 1 से, और 100 से कम यानी कि लास्ट वाली क्या हो जाएगी? 99 आपके पास हो जाएगी। तो 1 से लगाकर 99 तक की सभी संख्याओं का समुच्चय बनाया जा सकता है। फिर ये कहता है प्रश्न नंबर 6 में, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी आपका सुपरिभाषित है। केवल हमें प्रेमचंद जी के जो उपन्यास हैं उन्हीं का संग्रह लेना है। जितने भी उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, 20, 50, 100 जो भी हमने लिखे हैं, उनका सबका हम संग्रह बना सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं 7th में, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ये भी लिखा जा सकता है, समपूर्णांकों का संग्रह। भले ही अनंत तक जा रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं। दोनों ही विधियों से हम बात कर रहे हैं 7वें पार्ट की। इसकी लिखने का तरीका भी यहाँ साथ के साथ समझते जाएंगे हम। समपूर्णांकों का समुच्चय A। अगर आप समपूर्णांक लेना चाहते हैं तो देखिए, -2, +2, 4, 6 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। इधर -4, -6 और इधर भी ये चलता चला जाएगा। तो -∞ से +∞ तक। इसलिए ये हमें नहीं दिया कि ये आपके धन पूर्णांक होने चाहिए या ऋण पूर्णांक होने चाहिए। हमें कहा था केवल समपूर्णांक। हमें इवन नंबर चाहिए थे, तो हमने इवन नंबर्स का सेट बनाया जा सकता है। और इसी तरीके से इसे आप समुच्चय निर्माण विधि से भी लिख सकते हैं। x such that x एक समपूर्णांक है। और इसे बंद कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। इसी का 8वां भाग है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह बनाया जा सकता है। जितने भी सारे प्रश्न हैं उन्हें हम एक जगह कलेक्ट करके, ये किताब तो है ना, ये किताब इस अध्याय में आने वाले, अध्याय का मतलब इस किताब के अंदर ये जो अध्याय है उसका एक सेट ही तो बनाया गया है, जिसे नाम दे दिया गया है अध्याय 1। अध्याय 1 एक सेट हो गया और वो सारे प्रश्न इसके अंदर एक कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो उसे भी आप लिख सकते हैं x such that x अध्याय 1 का एक प्रश्न है। तो ये भी सेट आपका बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 पर, इसी के विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये भी फिर से वेल डिफाइंड नहीं है। मुझे सांप खतरनाक लगता है, सांप से मुझे डर लगता है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सांप को पालते हैं, खेलते हैं उनके साथ में। किसी को शेर से डर लगता है, शेर उसे सबसे खतरनाक लगता है, पर कुछ लोग जो हैं वो शेर को पालते भी हैं। किसी को कुत्तों से डर लगता है, कुत्ता उसके लिए खतरनाक है, पर बहुत से लोग कुत्तों को पालते हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका भी समुच्चय नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब ये आपकी समझ में आ गया होगा वेल डिफाइंड क्या होता है, सुपरिभाषित क्या होगा और किन किन का समुच्चय बनाया जा सकता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए, दूसरा प्रश्न मैं आपको समझा चुका हूं, बस केवल आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का यूज करना है। दूसरे प्रश्न में ए आपको एक सेट दे रखा है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये आपको इसके अंदर 6 एलिमेंट दे रखे हैं और आपको
बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का यूज करना है। पहले ही पार्ट में आपको दे रखा है रिक्त स्थान में 5 और रिक्त स्थान दे दिया गया है। अब आपको यहाँ पे बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू का यूज करना है, जो आपको मैंने अभी समझाया था, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। अब आपको ध्यान देना है कि क्या ये 5 जो संख्या 5 आपने ली है, क्या ये इसके अंदर है? बिल्कुल है, तो आप इसके यहां लगा देंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट में 8। अब आप ध्यान दीजिए कि बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू क्या लगेगा? 8 क्या इसके अंदर है? नहीं है, तो क्या लगेगा? नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसी तरीके से आप इनमें बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। आपको समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, इन्हें आपको रोस्टर मेथड में यानी कि सारणी विधि में लिखना है। पहला ही पार्ट देखिए तीसरे का, इसमें दे रखा है a इक्वल्स टू x सच दैट x एक पूर्णांक है और इसके लिए बाउंडेशन भी आपको दे रखी है कि -3 से बड़ा है x और 7 से छोटा है। ठीक है, x जो आपको डिफाइन करा गया है यहाँ पे वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है आपका। तो आप इसे रोस्टर मेथड में अगर लिखेंगे -3 से बड़ा पूर्णांक -2 -1 0, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 और 6, 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 से छोटा है x आपका। ये आपका रोस्टर मेथड हो गया या सारणी विधि हो गई। दूसरा इसी तरीके से x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो नेचुरल नंबर्स आपको दे रखा है। सेकंड में प्रश्न आप लोग बुक से देखेंगे, हम डायरेक्टली उसका आंसर लिख रहे हैं। बी आपके पास क्या हो जाएगा? बी आपके पास हो जाएगा 6 से कम एक प्राकृत संख्या। 6 से कम प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये प्राकृत संख्याएं हो गई आपकी। फिर कहा गया है डी में इसके थर्ड पार्ट में कहा गया है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 हो। तो यानी कि आपको ऐसी प्राकृतिक संख्याएं चुननी है जिनके अंकों का योगफल 8 होगा। सी, तो चुनना शुरू कीजिए। सबसे पहले 17, देखिए इसके अंकों का योगफल 8 है, फिर 26, फिर 35, फिर 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71। ये आपकी संख्याएं हो गई 2 अंकों की जिनके अंकों का योगफल 8 है। आगे बढ़ते हैं। फिर चौथे पार्ट में आपको दे रखा है d इक्वल्स टू x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, यानी कि अभाज्य संख्या जो 60 को पूरा पूरा काट सकती हो। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं 60 को जो पूरा पूरा काट सकती हैं? सबसे पहले तो 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई अभाज्य संख्या, फिर 5 हो गई, वो भी 60 को काट सकती है। इसके बाद फिर कोई अभाज्य संख्या आपकी ऐसी नहीं है जो 60 को काट दे। तो कौन कौन बताई हमने? 1 2 3 और 5, ये अभाज्य संख्या है जो 60 को पूरा पूरा काट सकती हैं। तो यही इसके एलिमेंट हो जाएंगे। पांचवें प्रश्न में आपको इसमें दे रखा है ई ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जब आपको बनाना है, मैंने आपको बता ही रखा है इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री के सभी कैरेक्टर जो आपको दे रखे हैं, इसमें सभी अक्षर जो दे रखे हैं उनका हमें एक समुच्चय बनाना है, और जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उन्हें 2 बार नहीं लिखना, केवल एक ही बार इस्तेमाल करना है। प्रश्न नंबर तीसरे का ये है आपका 5वां पार्ट। ई बनाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले हमारे पास टी है, फिर आर है, फिर आई है, फिर जी है, फिर ओ है, फिर एन दे रखा है,
फिर ओ दे रखा है उसे हम यूज नहीं करेंगे, फिर एम दे रखा है, फिर ई दे रखा है हमें, फिर टी क्योंकि हमने यूज कर लिया है उसे नहीं करेंगे, फिर आर भी हमने यूज कर लिया है उसे यूज नहीं करेंगे, और वाई है। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट में आपको दे रखा है बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय, उसी तरीके से आप BETR ये उसका समुच्चय हो जाएगा। दो बार किसी भी अक्षर को, किसी भी करेक्टर को आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। ये बार उल्टा करवा रहा है, प्रोस्टर मेथड से आपको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में करवा रहा है। प्रश्न नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है, एक साइड दे रखा है ए, और ए आपको दिया गया है, मान लेते हैं हम ए है ये 3 6 9 12, 3 6 9 और 12 ये आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब सबसे पहला काम है इसका गुण का चयन कीजिए। क्या गुण है इसके अंदर? देखिए सब के सब 3 के भाजक हैं, 3 दूनी 6 या 9 चौक 12, ठीक है। तो 3 से सारे के सारे विभाजित हो जाते हैं, यानी कि 3 के गुणन हैं। इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, जहां n बराबर 1 2 3 और 4, ठीक है। n के स्थान पर 1 2 3 4 रखते चले जाइए, ये एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते थे n 4 से छोटी या 5 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो जो आपको सही लगे कि लिखने में आसानी है वो आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं अगर आप n बराबर 1 2 3 4 नहीं लिखना चाहते तो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड में आपको दे रखा है, सेकंड में आपको दिया गया है 2 4 8 16 32, ए बराबर 2 4 8 16 और 32। अब ध्यान दीजिए इस पर, 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात 3 2 की घात 4 2 की घात 5, तो यानी कि 2 की घात के टर्म्स में ये आपको दे रखा है, तो यही इसका गुण लिखेंगे आप a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, जहां पर n बराबर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इस तरीके से आप इसे समुच्चय निर्माण विधि से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट पर आते हैं इसके। अब मैं आपको आगे के जो पार्ट्स हैं इन्हें आपको समझा रहा हूं, निर्माण आप खुद करेंगे। देखिए 5 25 125 और 625 ये 5 की घात के रूप में लिखे हैं। 5 की घात 1 है, 5 की घात 2 है, 5 की घात 3 और 5 की घात 4 के रूप में लिखा हुआ है। तो आप वही लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, जहां पर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, ठीक है। आगे बढ़िए। फोर्थ में 2 4 6 एंड सो ऑन, तो 2 4 6 ये क्या है? सब सम संख्याएं हैं, तो आप इसे लिखेंगे x सच दैट x एक धन सम संख्या है, ठीक है। धन सम संख्या लेके चल रहे हैं आप इसमें। इसके बाद आपको दे रखा है पांचवें पार्ट में 1 4 9 और डॉट डॉट डॉट, अगली संख्या क्या आएगी? 16, फिर 25, फिर 36 और लास्ट में क्या दे रखा है आपको? 100 दे रखा है। तो आप ध्यान दीजिए कि 1 से लगाकर 10 तक की सभी संख्याओं का वर्ग है, ठीक है ना। तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर के, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से 10 तक है, या n 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू
n स्क्वायर के, जहां पर n 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। फिर से वही आ गया आपके पास, रोस्टर मेथड में आपको लिखना है इसे। 5वें प्रश्न में सूचीबद्ध करना, सारणी विधि द्वारा लिखना या रोस्टर मेथड, एक ही बात होती है आपकी। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके। ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, x एक विषम है और प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं सारी की सारी धन में चलेंगी, पॉजिटिव चलेंगी। तो जब आप इसे सूचीबद्ध करेंगे तो विषम संख्याएं लिख दीजिए सारी की सारी, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, अनंत तक जाएगा। ये आपका काउंटेबल सेट नहीं है, यानी कि आप परिमित नहीं है, डेफिनेट नहीं है, ये एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा आपका। सेकंड पे आते हैं। फिर सेकंड में आपको दे रखा है b इक्वल्स टू x सच दैट x एक पूर्णांक है और x जो है आपका वो -1/2 से तो बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो जो बच्चे पूर्णांकों को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं वो संख्या रेखा पर भी आप देख सकते हैं। संख्या रेखा बनाया करते थे हम छोटी क्लासेस के अंदर, 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर -1/2 कहाँ पड़ रहा है, ये -1/2 है, ठीक है। और 9/2 का मतलब है 4.5, 4.5, वो कहाँ पे है, ये रहा 9/2, ठीक है। तो इनके बीच में पड़ने वाले जितने भी पूर्णांक हैं आपके, उन्हें आपको लिखना है। तो b इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर देख लीजिए आप, 0 1 2 3 और 4, ये आपके पास पूर्णांक आ गए जो -1/2 से बड़े हैं और 9/2 से छोटे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में इसने क्या रखा, c इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है, x² लेस देन इक्वल टू 4k। थर्ड पार्ट में c x सच दैट ये दे रखा है आपको x एक पूर्णांक है, और जहां पर x² लेस देन इक्वल टू 4k। तो अब देखिए इस इनइक्वालिटीज को जब आप हल करेंगे, ये आपकी असमीका कहलाती हैं। देखिए x² बराबर 4 होता अगर आपके पास, यहाँ पे छोटा सा हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर आपके पास x² बराबर 4 है, तो ये तो आप पहले भी छोटी कक्षाओं में हल कर चुके हैं। तो x बराबर आपके पास ±2 आएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं आप इक्वलिटीज या समीकरण, ठीक। यहां पर अगर ये छोटा साइन या बड़े साइन लगा दिया गया है तो इसका मतलब है आपका कि इनइक्वलिटीज हो गई, असमीका हो गई। तो असमीका को हल करने का तरीका तो यही है जो करते हैं, x² लेस देन इक्वल टू 4k। तो x, अब यहां पर वही दो वैल्यूज आ रही है ±2 के, तो ये आपका -2 से बड़ा हो जाएगा और 2 से छोटा हो जाएगा। यानी कि पूर्णांक -2 और 2 के बीच वाले सभी पूर्णांक आप इसमें लिखेंगे। c इज इक्वल टू -2 से बड़ा पूर्णांक -1, फिर 0, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें संख्या रेखा पर 0, फिर 1 और 2 आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि 2 से छोटा है। तो ये आपके तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर हो गए। ये आपका रोस्टर मेथड एक सारणी विधि हो गई। आगे बढ़ते हैं डी, फोर्थ पार्ट में डी, एक्स सच दैट लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो लोयल शब्द के अक्षरों का आप समुच्चय बना सकते हैं, LOYA, ये आपके पास हो जाएगा। L रिपीट कर रखा है तो उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट में देखिए, x सच दैट
एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो आप उन सब महीनों का संग्रह बना लेंगे जिनमें 31 दिन नहीं होते, ठीक है ना। फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, इस तरीके से उन महीनों का आप समुच्चय बना के लिखेंगे। छठे पार्ट में आपको दे रखा है f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है, तो यानी कि k से पहले आने वाले सभी व्यंजन लिखेंगे। स्वर को आप छोड़ देंगे। स्वर कौन से हुआ करते थे? a, i, o, u, e, ये आपके 5 व्यंजन स्वर हुआ करते थे, तो इन्हें छोड़कर k से पहले आने वाले जितने भी कैरेक्टर हैं आपके, b हो गया, c हो गया, d हो गया, इन्हें आप सबको k से पहले आने वाले सभी कैरेक्टर को उसके अंदर सारणीबद्ध कर सकते हैं। तो ये आपके पास 5वां प्रश्न हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। छठे प्रश्न में आपके पास मैचिंग है, और मैचिंग तो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, छोटी क्लासेस से ही आपके पास मैचिंग वाले प्रश्न आया करते थे। एक तरफ आपको रोस्टर मेथड में लिखा हुआ समुच्चय दे रखा है, दूसरी तरफ आपका जो समुच्चय निर्माण विधि है उससे बनाया हुआ एक समुच्चय दे रखा है। तो आपको मैचिंग करनी है, देखना है कौन से गुण किससे मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की। 1, 2, 3, 6 ये आपको दे रखा है। अब इधर आपको दे रखा है, देखिए सी पार्ट को देखिए। सी पार्ट में इसमें दे रखा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। यहां पर देखिए 1, 2, 3, 6 प्राकृत संख्या है, चारों की चारों, और 6 की भाजक है जो 6 को पूरा पूरा काट सकती हैं। 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं पूरा पूरा, 3 से भी दे सकते हैं और 6 से भी भाग दे सकते हैं। तो फर्स्ट किस पे मिल रहा है? जाके सी पे। फिर है आपके पास 2 और 3। अब आइए ए पार्ट में। ए पार्ट में आपको दे रखा है x एक अभाज्य संख्या है, 2 और 3 दोनों की दोनों अभाज्य हैं, और 6 की भाजक हैं, दोनों की दोनों ही 6 को भी काटती हैं। तो सेकंड पार्ट किस पे मिल रहा है? जाके ए पर, ठीक है ना। 6 के दोनों अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद थर्ड पार्ट में आते हैं। आपको MATHEICS दे रखा है, स्पष्ट आपको दिख रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये मैथमेटिक्स शब्द का कैरेक्टरों को लेके, मैथमेटिक्स के कैरेक्टरों को लेके बनाया गया समुच्चय है। फिर इसके बाद लास्ट पर आइए, बचा रहा आपका बी पार्ट। 1, 3, 5, 7, 9 x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9 ये आपकी पांचों की पांचों विषम संख्या है और 10 से कम है। तो ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। अच्छी तरीके से समझ के इन्हें आप मैच करेंगे, और ये आपका इस प्रकार से पहली एक्सरसाइज ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.1, ये हमने आज पूरी कर ली है। तो बच्चों अगर आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, दूसरे अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती जाए। और जब भी आपको कोई भी टॉपिक अगर समझना हो तो उस वीडियो को, उस एक्सरसाइज से संबंधित वीडियो को आप खोल के उसे बार बार देख के समझ सके, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।